मैंने तकरीबन 11-12 साल फार्मा इंडस्ट्री में काम किया और क्या होता है ना कि एक कीड़ा थी अंदर में कि मुझे अपना कुछ करना है। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये बिजनेस कितनी बड़ी होगी, किस तरह से होगी, बस ये एक जुनून था कि कुछ करना। तो 2004 में फुल फ्लेजेड हमने इस बिजनेस की नींव रखी। आपने जो कहा ना म्यूचुअल फंड सही है, ये प्रश्न उस वक्त प्रश्नवाचक चिन्ह हो। यस, क्या म्यूचुअल फंड सही है? इस तरह से लोग सोचते थे। और म्यूचुअल फंड क्या होता था लोग जानते कि नहीं थे कि म्यूचुअल फंड का मतलब चिट फंड समझते थे या ऐसी कोई स्कीम जिसपे पैसे डूब जाएंगे, लोग भाग जाएंगे। कई तरह की भ्रांतियां थी लोगों के मन में। तो आप वन बाय वन वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम एक दिन में नहीं हुआ, काफी सारी चीज, काफी समय लगा उसमें। जब तक छोटा पैसा होता है लोगों के पास तब तक वो बहुत उठापटक कर सकता है, बहुत लोग करते हैं वो। लेकिन जैसे पैसा, सीरियस पैसा लोगों के पास बनने लगते हैं ना, तो उनको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। अभी लगातार सेबी भी अपना ये काम कर रहा है कि फिन इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड, जो अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शंस लिए जा रहे हैं लगातार। और ये सही दिशा में एक कदम है। कुछ भी निकल के चल जाओ वो नहीं चलता है। इमीडिएटली वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको पेशेंस, परसिवरेंस दोनों ही चाहिए। We are in Ranchi, the capital of Jharkhand, a city known for quiet grit and steady ambition, where business is built on reputation, professional relationships travel fast, and trust is your strongest currency. Here, long-term wealth is still built the old-fashioned way, with discipline and decades of client-first advisory. And today, we are sitting down with Mr. Mrigendra Mishra, the founder of MM Vriddhi Wealth, a mutual fund distributor who has spent over 21 years building a process-led practice from Ranchi itself, advising 2,000 plus families, including NRIs, across market cycles. In this conversation, we go beyond product talk and get into what truly scales an MFD practice, breaking growth plateaus, building systems and teams, client segmentation, retention over 10-20 years, data tracking, community-led referrals, and the tech stack that helps you grow without losing the personal touch. Let's get started. नमस्कार। आज हमारे ग्रो म्यूचुअल फंड के कैटलिस्ट पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही प्रखर और बहुत ही पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये रांची से आते हैं। इनका नाम सबने सुना होगा, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मृगेंद्र कुमार मिश्रा, ये रांची के वन ऑफ द ओल्डेस्ट और शार्पेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आज का जो हमारा पर्पस है इस मीटिंग का, इस पॉडकास्ट का, यहाँ पे हम इसकी जर्नी, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने अपनी 25 साल की जर्नी इस इंडस्ट्री में दी है, हमें इनसे समझना है, सीखना है कि कैसे हमारे नए जनरेशन के लोग या हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनसे लर्न करके इंस्पायर होकर टेक एंड ग्रो देयर बिजनेस। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर प्लेजर टू बी विथ यू। थैंक यू मनी जी। सबसे पहले तो आपको मुझे ढेर सारा धन्यवाद कि आप ऑल द वे मुंबई से चल के रांची आए, और आप जैसे लोग आते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर मिलकर। आपकी जर्नी मैंने जो सुनी अभी, आप बहुत इंस्पिरेशनल है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस पॉडकास्ट पे आप आए, जहाँ पे कि शायद मैं कुछ सीखूंगा और अपने दर्शकों को हम सिखाएंगे। पहला सवाल आपसे ये है, एक बहुत ही मेरे दिमाग में पहला सवाल आया जब मैंने आपका बैकग्राउंड देखा कि फ्रॉम फार्मा टू फाइनेंस, ये जर्नी स्टार्ट कैसे? देखिए, दो चीज़ें थी कि ऑफकोर्स मैंने तकरीबन 11-12 साल फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, और क्या होता है ना कि एक कीड़ा थी अंदर में कि मुझे अपना कुछ करना है। तो अपना कुछ करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, और ऑप्शंस लोग ट्राई भी करते हैं। और कुल मिला के एक कहीं ना कहीं अंदर से था कि कैपिटल मार्केट से एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी शुरू से, और हमारे मित्रगण भी काफ़ी सारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड थे लोग। तो कहीं ना कहीं इस तरफ झुकाव हुआ। ऑफ कोर्स उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये बिजनेस कितनी बड़ी होगी, किस तरह से होगी, बस ये एक जुनून था कि कुछ करना अपना। तो 2004 में फुल फ्लेजेड हमने इस बिजनेस की नींव रखी। ऑफ कोर्स जिस वक्त शुरू किया था तो एक ऑफिस, एक टर्मिनल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबको साथ साथ लेके स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, और ईश्वर की कृपा रही, आप लोग जैसे लोगों का प्रेम रहा, क्लाइंट का विश्वास रहा, और हम आगे बढ़ते गए। तो ऐसा पूछिएगा कि बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हम तो नहीं समझते कि हम लोग के जनरेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी या चॉइस करने की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। हम लोगों ने समय के साथ जैसे जैसे बदलाव आता गया अपने आप को ढालते गए और चीज़ें बदलती गई।
एक चीज़ जो आपके इस जर्नी में मुझे बहुत यूनिक दिखी, ये जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, मैं सेम टाइम पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैं कैलकाटा में था, आप रांची से आपने स्टार्ट किया। जी, कैलकाटा में भी मुझे म्यूचुअल फंड समझाना डिफिकल्ट लगता, और उसके पहले मैं बॉम्बे में था जी। वहाँ पे भी तब म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस नहीं था। उसके बाद आप इस शहर में लोगों को जाके म्यूचुअल फंड बताना समझाना, थोड़ा सा उसके बारे में आप शेयर करेंगे कैसे ये आपने स्टार्ट किए? Because वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा समझना लोगों के लिए, बिकॉज तब रांची में किसी को समझाना कि म्यूचुअल फंड सही है बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा। आपने जो कहा ना म्यूचुअल फंड सही है, ये प्रश्न उस वक्त प्रश्नवाचक चिन्ह हो। यस, क्या म्यूचुअल फंड सही है? इस तरह से लोग सोचते थे। और म्यूचुअल फंड क्या होता था लोग जानते कि नहीं थे कि म्यूचुअल फंड का मतलब चिट फंड समझते थे या ऐसी कोई स्कीम जिसपे पैसे डूब जाएंगे, लोग भाग जाएंगे। कई तरह की भ्रांतियां थी लोगों के मन में। तो आप वन बाय वन वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम एक दिन में नहीं हुआ, काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी समय लगा उसमें। और ऑफ लेट ऑफ कोर्स जिसपे हमारे रेगुलेटर और एमफी का बहुत बड़ा योगदान है कि जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड सही है और अलग अलग तरह की कैंपेन चलाए, और हमारे आपके जैसे लोग जो लगातार इंडस्ट्री में लगे रहे, लोगों को समझाते रहे कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है वेल्थ क्रिएशन पे। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था लोगों को समझाना, मगर एक ही चीज़ होता है जब आप ठान लेते हैं चीज़ों को, लगातार आप उस चीज़ में करते रहते हैं तो पैसे लोगों के बनते जाते हैं और धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी बढ़ते जाता है। ये तो हम अभी जब आपका जर्नी देखते हैं तो हमें सिर्फ अच्छी चीजें दिखती है। जी। आपका AUM 450 करोड़, आपके अब 500 को yes, तो व्हाट अ ग्रेट डे टू हैव दिस फार्मा क्लाइंट, आपके 2-3 हजार क्लाइंट है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपके इस जर्नी में जब आपने स्टार्ट किया होगा तब तो पूरा जोश जुनून होगा, लेकिन एक फेज आया होगा जहाँ पे शायद आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे, जहाँ पे आपको लगा होगा कि यार शायद मैं गलत काम कर रहा हूँ, स्पेशली व्हेन मार्केट क्रैश्ड इन 8-9। ट्रू। उस फेज का आप, बिकॉज ये मैं सेकंड फेज कह रहा हूँ, पहला फेज आपने बिल्ड किया एंड देन सेकंड फेज यहाँ पे कि आपने चैलेंजेस देखना शुरू किया, क्योंकि तब मैंने अपने करियर का चैलेंज पहली बार देखा। करेक्ट। तो आप अगर देखेंगे तो एकदम सही आपने कहा कि प्रोफेशनल रूप से पहला चैलेंज 2008 के क्रैश में आया था। मगर एक पॉजिटिव चीज़ क्या थी मेरे साथ कि मैंने 2000 ईस्वी में या उससे पहले हम कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हुए थे, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं क्लियर थी कि इस तरह से मार्केट में रीज़न कुछ भी बने, पैसे बीच बीच पे इस तरह से समय आता है जिसमें पैसे टूटेंगे मगर फिर पैसे बनेंगे। तो उस वक्त एक ही काम हम लोग करते थे कि चूंकि ऑफिस सेटअप था, एक छोटी सी टीम थी हमारी जिनके साथ लगे रहते थे, लगातार क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते थे। ऐसा समय आया था कि 2012-13 के आसपास 4-5 साल की SIP भी निगेटिव हो करे, उस वक्त भी उनकी हैंड होल्डिंग करना, लगातार समझाना, उसमें से बहुत सारे लोग समझते थे, मानते थे, रुके, कुछ लोग निकल नहीं जाते थे। ये चैलेंजेस तो आए थे, टफ फेज था। मगर उस टफ फेज पे धीरे धीरे हम लोग की लर्निंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उसी फेज में हुआ। उस फेज में लर्निंग था और उस फेज में जो लोग जुड़े वो लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आज के डेट में बन गए। क्योंकि दिलचस्पी भी हम लोग कहते हैं ना कि अपने शब्दों में कहते हैं कि जब एक बड़ा फॉल आपने देख लिया मार्केट का, उसके बाद आप एक तरह से ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आप पैसे बनाने शुरू कर होगा। एक फॉल में, फर्स्ट फॉल में ही अगर आप मार्केट से निकल जाते हो तो आप पैसे नहीं बना पाते। 2 साइकिल आपको देखा तो एटलीस्ट पहला साइकिल देखा तो आप ग्रेजुएट कर गए, दूसरा साइकिल देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट, फिर तो आप जैसे कोविड सेकंड मेजर फॉल था 2008 के बाद। अगर आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि कोविड के पहले जो इन्वेस्टर्स थे, कोविड और 2008 के पहले इन्वेस्टर्स थे, अभी जो मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है तो उनके नहीं आए, वो PhD कर चुके हैं। करेक्ट। अब जो प्रश्न आते हैं, किनके प्रश्न आते हैं, तो कोविड के बाद के जो इन्वेस्टर जिन्होंने कभी ये दिन देखा ही नहीं, बुरा फेज देखा ही नहीं, तो ऑफकोर्स मार्केट है तो अच्छा और बुरा फेज दोनों दिखाता है। और हम लोग एज ए प्रोफेशन, हम लोग का प्रोफेशन यही है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें, जो बुरे वक्त पे हम लोग का काम ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा काम होता है। एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपकी जर्नी में, अगर, क्योंकि मेरी जर्नी आपसे क्वाइट कॉमन है कि हमने सेम टाइम पे करियर स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड पे, राइट। कभी रेगुलेटर का एंट्री लोड चेंज हुआ, कभी डायरेक्ट प्लान आया, कभी कैश में प्रोफिस डिटेल बताने की बात आई, और एवरी टाइम एज ए बिजनेस ओनर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके मन में सवाल आते हो कि अभी ये आ गया तो क्या होगा। और मुझे भी याद है कि बहुत सारे लोग बहुत चिंतित होते थे। करेक्ट। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये है आपसे कि इस बिजनेस में पिछले 20-25 सालों में आपने बहुत सारे ऐसे
चीज़ें देखी होगी जहाँ पे कि शायद हमें ऐसा मन में डाउट आया होगा, लेकिन you have come stronger out of all this. Right. How do you want to advise people? Because today, when we meet lot of people, उनको ऐसा लगता है कि अभी डिजिटल इकोसिस्टम आ रहा है, बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो अभी उनको एक नया थ्रेट आ रहा है. ओके, सो इस पॉइंट को मैं बाद में आऊँगा, बट पहले आप जब इन सब चीज़ों को अपने करियर में देखा, हाउ कुड यू ओवरकम दीज चैलेंजेस? ये आपने जो कहा कि बहुत सही कहा कि चेंजेस तो बहुत आए और चेंजेस तो आगे भी बहुत आएंगे. अब दो चीज़ें होती है, एक होता है नॉइज कि एक नॉइज के रूप में आता है और एक सचमुच में आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है. जब डायरेक्ट प्लान की वो बात करें जो जिसको लेके सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, यार एक टाइम में एक्सक्लोट हटा था, उस वक्त हल्ला गुल्ला हुआ था, तो ऑफकोर्स एक चीज़ समझनी होगी हमारे फर्टिलिटी के लोगों को कि जो इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है तो इंडस्ट्री के रूल्स तो बदलेंगे, रेगुलेशंस तो बदलेंगे, राइट. जो हमारे रेगुलेटर है, रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो ये मान रहा हूँ बहुत ही अच्छा काम किया, और इसी कारण से आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है और इतना फेथ लोगों का डेवलप हो रहा. तो जब रेगुलेटर अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पसंद, हमको आपको पसंद तात्कालिक नहीं आए, ये पॉसिबल है, मगर उसका रास्ता ये देखना है कि इससे आप आगे बढ़ कैसे पाते. जैसे एग्जिट लोड जब हटा उस वक्त लगता था कि आप पैसे तो मिलेंगे नहीं, बहुत कम पैसे मिलेंगे, मगर उसके बाद क्या, उसके बाद हुआ कि साइज आपके इतने बड़े हो गए, ये एग्जिट लोड है नहीं, अब तो उसकी बात भी कोई नहीं कर पाता है, तब बोल चुके, राइट. जो लगे हुए जो उस वक्त ही छोड़ दिए कि यार अब तो कुछ होने वाला नहीं है. जिस वक्त हम लोगों ने एंट्री किया था इस इंडस्ट्री में, तो उस वक्त जो बड़े बड़े नाम हमें दिखते थे इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलिटी से हिसाब से, उसमें से बहुत सारे लोग अब नहीं दिखाई रहे क्योंकि उन्होंने इस नॉइस पे ही अपना सारा डिसीजन ले लिया कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता. अगर आप ये मान लो कुछ नहीं हो सकता तो सचमुच आपका कुछ नहीं हो सकता, मगर अगर आप ये मान के चलते हो कि आप कुछ कर सकते हो, और वो इन्वायरमेंट जो क्रिएट करा, रेगुलेटर भी बैठा हुआ है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, रेगुलेटर भी ये समझ रहा कि हमारे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी. हमें हटाने के लिए नहीं है रेगुलेटर, रेगुलेटर चाहता है कि हम सिस्टम्स पे चले. तो ये अच्छी बात है मेरे समझ. कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ये इंपॉर्टेंट बात है. तो मुझे तो नहीं दिखती इसमें कोई चैलेंजेस. डायरेक्ट में यार तो पहले याद कीजिएगा कि इंस्टीट्यूशनल प्लान होता था. इंस्टीट्यूशनल प्लान क्यों होता था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके पास ऑलरेडी नॉलेजेबल लोग हैं, इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनको किसी भी रेगुलर प्लान में जाने की जरूरत नहीं है, उनके बल्क पैसे लगते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लान के माध्यम से वो इन्वेस्ट करते थे. पहले ये ऑप्शन, पहले था ये ऑप्शन था, आपने मुझे याद है, पहले ये ऑप्शन था, नाम डायरेक्ट नहीं था बट करेक्ट. उसी को डायरेक्ट आपने कह दिया, उसी को डायरेक्ट कर दिया एक ऐसे जिसमें कॉस्ट पूरी कम आएगी, जिसमें जरूरत नहीं है एक इंटरमीडिएरी की. इस तरह की बातें हुई जिसके अपने चैलेंजेस है, कुछ उसमें अच्छा हुआ, कुछ कह सकते हैं कि डिबेटेबल है कि कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर कुल मिला के देखेंगे तो वो भी एक ऑप्शन, उस ऑप्शन से आपको लड़ना नहीं है. जो फिनटेक प्लेटफॉर्म आ रहा है वो तो एक एडेड एडवांटेज है. हाँ, अब उससे आप लड़िए या आप भी फिनटेक को अडॉप्ट कर लीजिए एज ए सॉल्यूशन, एज ए सर्विसेज. तो मेरा नेक्स्ट जो कि बेहतर है कि अभी जो सबसे ज़्यादा नॉइज है, जो आपने बोला इतने सारे नॉइज आपने देखे पिछले 1-2 सालों में, बिगेस्ट नॉइज दैट आई सी, अरे अभी तो फिनटेक आ गया, अभी तो एआई आ गया, अभी तो हमारी जरूरत लोगों को होगी नहीं, तो हमारा क्या होने वाला है. ये बहुत लोगों की के मन में सवाल आता है. मुझे लगता है कि ये जब अपॉर्चुनिटी है ना हमारी इंडस्ट्री के लिए, अगर मैं पिछले 5 साल की जर्नी देखूँ पोस्ट कोविड, तो फिनटेक या जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हमारे इंडस्ट्री में लेके आए. वेरी करेक्ट. प्री कोविड रफली 2 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर, टोटल यूनिक पैन ऑडियंस. वेरी करेक्ट. अभी इट्स 5.5 करोड़. जी, ये जो 3-3.5 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं, वो हमारे लिए एज एमएफपी आप उसको चैलेंज देखते हो या अपॉर्चुनिटी देखते हो? बिकॉज व्हेन वी लुक एट पीपल दे थिंक कि बस ये तो सारे इन्वेस्टर अभी पेड़ जाएंगे, हमारा क्या होगा. आप उनको क्या, मैं तो हमेशा कहूंगा कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. अगर इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है किसी भी रूप में, किसी रूप में जिस इंडस्ट्री में है, अगर उस इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, ये मान के चलिए कि आप अगर जेन्युइन काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में, तो आपका ग्रोथ होना ही होगा. राइट, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप देखेंगे ना, जो जैसे डायरेक्ट की बात करिए, जो फिनटेक प्लेटफॉर्म की बात है, कितने सारे नए लोगों को जोड़ने का काम किया, इसमें से बहुत सारे लोग घूम के फिर हम लोग के पास तो आ रहे हैं ना. एक होता है इन्फॉर्मेशन देना, एक होती है सुविधाएं देगी, और एक होती है उस जर्नी में साथ चलना. दोनों में फ़र्क है, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है. मैं जस्ट एक सर्वे कल पढ़ रहा था, और सर्वे था डॉक्टर्स के बारे में. ये डॉक्टर्स जो अपने कंट्री में हैं, वो उनका क्या अपना लाइफ स्टाइल क्या,
तो डॉक्टर्स अगर देखेंगे हेल्थ फर्टिलिटी के एंगल से, मेडिकल के एंगल से, तो बेस्ट इन्फॉर्म पीपल आर द हार्टर्स। मगर आपको आश्चर्य लगेगा कि सर्वे में देखा गया कि 50% ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं डॉक्टर्स खुद, 20% से ज़्यादा लोग ओबेज हैं, 25% से ज़्यादा लोग खुद ब खुद हाइपरटेंसिव है। उनके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, कमी उनके पास किसी चीज़ की है तो डिसिप्लिन की कमी है। उनके पास उनका कोई हैंड होल्डिंग करने वाला वेरी करे। तो हमारे पास, हम लोग के पास भी ना डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, जो भी फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक्सक्यूशन देने के लिए बहुत अच्छा है, मगर हैंड होल्डिंग के लिए हमारे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है इंडस्ट्री को। और वो तब तक रहेगा जब तक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कोई चाहता है। देखिए, जब तक छोटा पैसा होता है ना लोगों के पास, तब तक वो बहुत उठापटक कर सकता है, बहुत लोग करते हैं वो। लेकिन जैसे पैसा, सीरियस पैसा लोगों के पास बनने लगते हैं ना, तो उनको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। चाहे तो वो क्वालिफाइड एडवाइजर्स के पास जाएंगे या फिर इंटरमीडिएरीज, MFDs, इस तरह के लोगों के पास लोग जाएंगे, और जा भी ले, और ये हकीकत है। और ख़ास के जब थोड़ा पैची टाइम आता है, गुड टाइम्स में ना भी जाएं, लेकिन जब पैची टाइम आता है, जब घबराहट बढ़ती है, तो फिर उनको एक तो प्रोफेशनल आदमी चाहिए ही चाहिए। मेरे मानना है कि आप मैं सपोर्ट नहीं करेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको तो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक स्टेप आगे भी ज़रूरत है आपको, कि आप उसमें एक्ट भी तो करो, उसमें बने भी तो रहो, उसके लिए तो चलिए। आपने बहुत सही समझाया, वो जो एग्जाम्पल आपने डॉक्टर का दिया, आई थिंक बहुत एप्ट है कि जो एक्सपर्ट उनको भी वो क्लैरिटी नहीं है, उनके लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे उनको अगर किसी ने सही एडवाइस दिया होता तो शायद दे कुड हैव बीन बेटर इनफ, हेल्दियर पीपल। करेक्ट। सिमिलरली हमारे इंडस्ट्री में लोग जो, जिनको लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिनको लगता है कि हमें सब पता है, कि आज के इस माहौल में लोग को इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, पहले लगता है कि ज़्यादा मिस इन्फॉर्म, दैट्स माय सेंस। करेक्ट। तो रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पहले क्या था कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप उसको इन्फॉर्म कर देते। राइट। अभी मुझे लगता है कभी मिस इन्फॉर्म्ड है वो, फिर भी आपको उनको ठीक करना, आपका रोल अभी भी उतना ही मिल रहा है, सिर्फ तरीका चेंज हो गई। वेरी ट्रू। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उसके काम का क्या इन्फॉर्मेशन ये बताना, ये आप जरा, ये काम बिल्कुल से। और यंग जनरेशन का बिगेस्ट चैलेंज वही है, क्योंकि वो यंग जनरेशन सब सोशल मीडिया पे, इंस्टा, जिसको दिन भर में वो 100 इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसमें से 50% अनवेरीफाइड होती। करेक्ट। यूट्यूब पे देखते हैं, उसमें से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली नॉट राइट इन्फॉर्मेशन, हाँ, बट इट डज चेंज देयर नैरेटिव, और फिर उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और दैट्स वेयर आप जैसे लोगों का रोल मुझे लगता है कि बहुत देखिए अभी लगातार सेबी भी अपना ये काम कर रहा है कि फिन इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड, जो अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शंस लिए जा रहे हैं लगातार, और ये सही दिशा में एक कदम है। क्योंकि आप कुछ भी कह के निकल जाओ, हम लोग तो एक एक वर्ड्स बोलने से पहले सोचते हैं, जो एक पर्पस है, एक मेथोडोलॉजी इन लोग का, उसके हिसाब से चलता है, राइट। मगर आप कुछ भी निकल के चल जाओ, वो नहीं चलता है, राइट। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बहुत सारे इनके लोग हैं जिनको लाइक करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। जस्ट अपना व्यूअरशिप गैदर करने के लिए, एक अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दें, ये सही नहीं है। और इसके पे काम पूरा है। अच्छे लोग भी, बहुत सारे लोग आप देखेंगे यूट्यूब चैनल, अलग अलग चैनल पे अच्छे लोग, अच्छे कंटेंट्स बनते हैं, मगर लोगों को सुनना बहुत बार पसंद आता है ऐसी चीज़ें जो क्विक हो, फास्ट हो, और फास्ट और क्विक कुछ होता है, इंस्टा कुछ होता नहीं। ये आपको हमको पता है, इतने सालों की जर्नी में इमीडिएटली वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको पेशेंस, परसिवरेंस दोनों ही चाहिए। आपका, जब मैं इस पॉडकास्ट में आया तो आपका ये जो पूरा सेटअप है, ये अपने आप में यूनिक है, आई थिंक, एंड इट मेड मी टू थिंक कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में भी लोगों को बोलता हूँ, भी आप आगे का अगर देखना है तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको चीज़ों को अलग तरीके से देखना है, और आपने ये स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे 1 साल पहले आपने ये प्लान किया करने में। हाउ रिलेवेंट इज द कंटेंट एंड डिजिटल एडॉप्शन फॉर MFD टू रिमेन रिलेवेंट इन दिस बिजनेस? बिकॉज अभी बहुत डिबेट इस पे है, और इसमें ये तो आई थिंक अभी डिबेट का पॉइंट है नहीं, करना ही नहीं करना, सिर्फ पॉइंट ये है कि कैसे करना है। तो आपने ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं, आपका गाइडेंस आई थिंक हमारे चैनल पार्टनर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अहम होगा। मुझे आप बताएं कि आपने ये सब क्यों सोचा, भी आपने इतना बड़ा इकोसिस्टम क्यों बिल्ड किया, इसमें आपने इन्वेस्ट क्यों किया, इसका क्या रोल है आपके बिजनेस में एज यू प्रोग्रेस थ्रू में? यही करें। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जब आया था ना, कोरोना काल में आया था, कि हम लोग बैठ गए थे घरों में,
और ऑफिसेज बंद थे, क्लाइंट को कम्युनिकेट करने का साधन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया कि चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों को दिया जाए। तो पुराने वीडियोज़ अगर आप देखेंगे हमारे 2020-21 के, तो उसमें हमने क्या क्या बोर्ड पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे थे जी, उस पर मैंने एक आध साल काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और देखे कि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले और उसको लोगों ने लाइक किया, काफ़ी लाइक किया। पिछले साल में एक लगा, पिछले साल आते आते फिर बीच में 1-2 साल थोड़ा कम हो गया था, क्या फिर लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए रोज़मर्रा के जीवन में, तो कंटेंट तकरीबन बनना एक्सेप्ट कोई खास ओकेजन पे ही बनता था, बाकी नहीं बना पाते थे। कि लास्ट ईयर कि नहीं, अब तो चीज़ें और लोगों को समझ में आ रही है, अब कुछ और परोसा जाए, बेसिक चीज़ों को लोग समझ चुके हैं। अब जो आपने कहा ना मिस इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशंस को दूर करने के लिए कैसे किया जाए, तो एक एडवांटेज मिला मुझे रांची ऐसे शहर में, बॉम्बे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फंड मैनेजर्स, आप जैसे लोग लगातार रांची ट्रेवल करते हैं। तो मुझे आइडिया है कि क्यों नहीं मैं इन सबको, जब वो आते हैं और हमसे मुलाकात तो होती है, बात तो होती है कुछ ना कुछ, तो वही बातें करूं जो हमारे इन्वेस्टर्स के भी काम है, के फायदे राइट। तो हमने ये पॉडकास्ट का एक सीरीज चालू किया। तो जो भी लोग आते हैं, सारे इंडस्ट्री में सबको पता है कि कोई अगर आने हैं तो पहले से एक मेरे साथ टाइम फिक्स करते हैं, हमारे साथ आधे घंटे 45 मिनट का, जो उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ सकता हूँ कि आप क्या रिटर्न दोगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि उनकी थॉट क्या है किसी फंड के मैनेजमेंट को लेके, या कुछ हद तक कभी कभी इकोनॉमी और मार्केट को लेके क्या थॉट प्रोसेस उनकी चल रही है, इस विषय पे हम लोग बात करते हैं और लगातार कंटेंट देते हैं। साथ ही साथ कुछ एक बिजनेसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कभी कभी इस चैनल के माध्यम से करते हैं, ताकि लोगों को एक सही जानकारी दे सके। पर्पस यही है कि जानकारी दे सके। और मैं, अगर आप कहेंगे कि मैं इस फील्ड में अभी भी एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता, लर्न कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे बंधु हैं अलग अलग शहरों में जो ये काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो उनको भी देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उनसे भी सीखता हूँ। फिर जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, जो हमारी बेटी है, हमारा भतीजा या हमारे ऑफिस के कलीग्स हैं जो यंग हैं, उनसे थॉट लेता हूँ कि कैसे किया जाए और क्या चाहते हो, क्या डिमांड आ रहा है, तो उस पर कॉन्टेंट करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग जैसे लोगों से भी आगे लेता रहूँगा ऐसे कुछ न कुछ सुझाव, ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। तो मैं तो मानता हूँ कि प्रयास है, और इस प्रयास से भी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके बिजनेस में कुछ बढ़े या ना बढ़े। आज के डेट में ट्रेंड तो चेंज हुआ है ना। पहले जब एक कोई प्रोफेशनल बात बोलते थे तो ट्रेंड क्या होता था कि 4 लोग उससे पूछते थे कि भाई ये कैसा है, उसके बारे में जानते हो क्या। ट्रस्ट बिल्डिंग वहाँ से शुरू होता। लेकिन अभी क्या है कि जैसे आप अपने बारे में बताइएगा तो सबसे पहले लोग जाके आपको गूगल पे सर्च करेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा कि भाई ये भाई साहब है सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं, गलत आदमी तो नहीं है, इनके बारे में क्या थॉट। तो वहाँ से शुरू होती है। तो आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस तो नहीं रखना। डिजिटल प्रेजेंस रखने से आप एक स्टेप आगे हैं उन लोग, बाकी लोगों से, इन द सेंस कि लोग आपको सर्च करना चाहें तो आपके बारे में लोग जान सकें। करेक्ट। तो इस एंगल से हम लोगों ने बनाया, और टचवुड कुछ हद तक सही दिशा में चीज़ें चल रही, ईश्वर की कृपा रही तो इसको और बेहतर किया जाए। आपने एक पॉइंट बोला कि यंग जनरेशन, आपकी बेटी, ये लोग जब आप इसे समझ रहे हैं कंटेंट पर, इट टेक्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि जितने भी इन्वेस्टर्स अभी इंडस्ट्री में, उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स थे जो आपके साथ 15-20 साल से जुड़े हुए हैं जी, और एक यंग जनरेशन लोग आ रहे हैं। यंग जनरेशन में 2 टाइप है, एक जो आपके इन्वेस्टर के नेक्स्ट जन आने वाले, वो राइट या ऑलरेडी आ रहे हैं जी, और एक है जो पहली बार पिछले 4-5 साल की तेजी में लोग इस इंडस्ट्री में आए। ये 2 अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत लार्ज है, क्योंकि ये स्पेस बढ़ता रहे। यंग जनरेशन जो आ रहे हैं इनका काउंट बढ़ता रहेगा अगले 10 साल तक। करेक्ट। और जो आपके पुराने इन्वेस्टर हैं उनकी एज बढ़ेगी और उनके नेक्स्ट जनरेशन उसमें एंटर करेगा। करेक्ट। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे इंडस्ट्री विल बिकम यंग। ट्रू। यदि इन्वेस्टर का बेस जो एज है दैट दे ऑल विल मूव मोर टुवर्ड्स यंगर इन्वेस्टर। ट्रू। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, रोल ऑफ नेक्स्ट जेन इन आवर बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके फैमिली के लोग अभी बिजनेस में और लोग थे, उसको आप शेयर करेंगे, आपके भी जी आए, आपके फैमिली के लोग आए। अगर मैं देखूं इस इंडस्ट्री को, एक ओल्ड इन्वेस्टर को यंग डिस्ट्रीब्यूटर हायर नहीं कर सकता, और एक यंग इन्वेस्टर को ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हायर नहीं कर। वेरी पहले आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ट्रू, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे बेटे से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट, बट आपका नेक्स्ट जेन उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते। करेक्ट।
So how relevant you find this? Because I think this is a large gap today, and this is the biggest opportunity also for a lot of people to bring their next generation. करेक्ट। देखिए, दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक है कि अगले जनरेशन को लाना एक चैलेंज है, और दूसरा है कि आप जो आपने कहा ना कि कनेक्ट कैसे होगा, तो ऑफ कोर्स एज के साथ ही आदमी कनेक्ट होता है इसमें, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज, पुरानी बातें हम करेंगे तो हमारे एज के ग्रुप के लोग या 10 साल प्लस माइनस के लोग हमसे कनेक्ट बेहतर कर पाएंगे। जो यंगस्टर्स हैं वो हमसे कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर एक यंग बच्चे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वही होती है, वो लैंग्वेज को समझते हैं, इसलिए उनसे कनेक्शन बेहतर होने की संभावना होती है। और जहाँ तक मेरे बिजनेस में देखेंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया तो एक टीम बनाई, टीम के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। टीम में हर एज ग्रुप के लोग हैं। फिर हमारा भतीजा जो कि यहाँ पढ़ाई करता था तो ऑफिस में बैठना शुरू किया। बाद में जब उसकी पढ़ाई हो गई तो मैंने कहा क्या कहोगे, बोला यही करेंगे। तो ही स्टार्टेड दिस एंड ही इज़ फुल टाइम, वो कह सकता है कि 30s में है वो। फिर हमारी बेटी, वो उसने ग्रेजुएशन किया, उसने जॉब ऑलरेडी कर रही थी कहीं, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वो आएगी। 3 साल MNC में काम किया। फिर सडनली उसके मेरे लिए कीड़ा, मेरा वाला कीड़ा खा कि इंटरफेयर से कुछ करना, अपना काम करना, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रही। तो मैंने कहा कि मेरे बिजनेस को देखो एंड दैट वे सीखे, राइट। तो दैट इज़ अ गुड, मैं कहूँगा कि अच्छा। हाँ, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, जो मुझे ऐसा लगता है, हमने तो वो गलती नहीं की, हमने दिखाया कि पिक्चर कितना बड़ा है अपनी फैमिली के लोगों को। बहुतों को कोशिश और भी किया कि आ जाओ, मगर सब नहीं आए, कुछ भी रहा। मगर कई बार हम बड़े पिक्चर दिखाते नहीं अपने नेक्स्ट जनरेशन को। हम चाहते हैं कि हमने कह दिया वो आ जाए, वो नहीं होता। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे फ्रेंड्स जो भी अपने कलीग हैं MFD सर्कल को पूछते हैं कि कैसे लाया जाए। हम लोग, आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो तो सोचो ही नहीं। आप सब ये करो कि आप अपने बिजनेस को, आप गाली देना तो बंद करो सबसे पहले, करेक्ट। सबसे पहले बिजनेस को आप रिस्पेक्ट करना शुरू करो। बिजनेस कितना बड़ा है वो आप खुद समझो, और फिर अगर आप समझा सको अगले जनरेशन की बिजनेस कितना बड़ा, डिसीजन उनको लेने दो। अगर आप जबरदस्ती लाने की कोशिश किन्हीं को करोगे इस बिजनेस में तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होने दो, क्योंकि उनको लगेगा कि यार जबरदस्ती पिताजी के कहने पे, माताजी के कहने पे मैं आ गया, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। उसका तरीका वही है कि आप स्लोली थोड़ा थोड़ा कोई इन्फॉर्मेशन देते रहो बिजनेस से। लेट देम टेक द डिसीजन देमसेल्फ कि क्या करना है, कैसे करना, बड़ा करना। और जरूरी इसलिए है कि अगर इंडस्ट्री आज, जैसे मैंने कहा कि 500 पर, बहुत सारे हमारे मित्र कहना 1000 करोड़ 2000 करोड़ क्या एसेट्स लेके बैठे हुए, अगला जनरेशन आ जाए तो इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस बैठता है कि इन्वेस्टर को क्या लगता है कि चलो मेरे बाद, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया था जिस इन्वेस्टर के साथ, उनके 3rd जनरेशन के लोग अब पैसा कमाना शुरू कर दिए, वो आना शुरू कर दिए, राइट। तो अब 20 साल 22 साल में चीज़ें बहुत बदल रही, और नए जनरेशन के लोग इन्फॉर्म्ड हैं, उनकी डिसीजंस लेने की क्षमता थोड़ी अलग हो। तो ऑफ कोर्स उनके लिए आपको यंग ब्लड चाहिए। या तो आप यंग ब्लड को अपॉइंट करो या आप अगले जनरेशन को ला सको तो और बेहतर है। आपने मेरा नेक्स्ट सवाल का आधा आपने आंसर ऑलरेडी कर दी जी। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बिगेस्ट चैलेंज मैं देखता हूँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का, ये नहीं है कि मेरा धंधा यहाँ से क्या होगा, कितना ग्रो करेगा, कितने इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। उनका चैलेंज ये है कि मेरा नेक्स्ट मेरे बिजनेस में आएगा कि नहीं है। और इसके लिए जैसा आपने बताया, देयर इज़ नो फॉर्मूला कि आपने 1 2 3 आपने किया तो आपके बच्चे आ जाएं। आपको एक तो आपने बताया रिस्पेक्ट देना है, खुद के बिजनेस के बारे में अच्छी बातें करनी है, और जो हैवी पैसा है भी ट्रू, आपको कुछ गलत बोलना है। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे आपने ऑलरेडी तो यंग जनरेशन को आपने अपने बिजनेस में शामिल किया, और आपने जैसा बताया कि ये प्रोसेस है, कुछ 1-2 चीज़ें जो इस प्रोसेस में लोग अगर फॉलो करें, जो आपको लगता है जिससे कि उनको बिना पुश किए दे स्टार्ट लुकिंग एट यू वेरी वेरी इन अ पॉजिटिव वे, और दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो 2-3 पॉइंट इफ यू कैन हाईलाइट इट, इज दैट्स फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज टुडे। मेरे समझ से ना कि एक तो है कि जो हम लोग बेसिक कहते हैं ना, कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस पे खुद ट्रस्ट करते हैं क्या? खुद का ट्रस्ट कितना है? कि अगर आप खुद हर रोज रो रहे हो कि पता नहीं रेगुलेटर को गाली दे रहे हो, कभी AMC को गाली दे रहे हो, या कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपके ऑडियो और वीडियो में फर्क नहीं होना चाहिए, राइट। बिल्कुल, आप जिससे रोजी रोटी कमा रहे हो और आपके जीवन की सारी ज़रूरतें जिससे पूरी हो रही, अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को आप खुशहाल बना रहे हो अपने बिजनेस के माध्यम से, तो आप राइट मैसेजिंग तो देना सुपर नंबर 1। तो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होगा, सिर्फ क्लाइंट के एंगल से नहीं, अपनी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी, और
जैसे मैं छोटा सा उसमें जैसे ऐड कर दूँ, हमारे साथ जो शुरुआत के लोग थे उसमें से कुछ लोग आज हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, मेनी ऑफ देम आर स्टेक होल्डर्स, राइट। क्योंकि आप सिर्फ खुद ही सब पैसा कमा लेना चाहोगे तो नहीं चलेगा, राइट। कि आपको आपकी टीम को रिस्पेक्ट करनी होगी जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहा है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस में सिर्फ आपका अकेले का योगदान नहीं है, पूरी टीम की योगदान, राइट। तो वो आपको रिस्पेक्ट करना होगा, बस अगले जनरेशन के लिए आपको वही चीज़ करनी होगी, उनको रिस्पेक्ट देना होगा कि भाई आप आ रहे हो, और उनको एक रिस्पेक्ट के साथ साथ नए जनरेशन को थोड़ा स्पेस भी चाहिए, वो अपने तरीके से काम को करना चाहते हैं। जैसे मेरी बेटी जब आई तो उसने एक प्रश्न किया, उसने 2 शर्त रखी थी इनफैक्ट मेरे सामने। शर्त क्या, 2 बातें कि ये 2 बातें मानेंगे क्या, बोले बताओ क्या है 2 बातें। तो पहली बात है कि इस बिजनेस में मैं आऊँगी तो मेरी सैलरी क्या रिप्लेस करोगी जो मुझे प्रीवियस मिल रहा था, पहला तो ये था। और दूसरा वेरी अपफ्रंट होते हैं आज के बच्चे, राइट, ट्रांजैक्शनल हो। हाँ। दूसरा था कि मैं बैंगलोर से ऑपरेट करना चाहती हूँ, नॉट फ्रॉम रांची, विल यू अलाउ दिस, बोलो व्हाई नॉट, करेक्ट। तो आपको उसको स्पेस भी देना होगा कि आप चाहोगे कि नहीं आपके हिसाब से ही करें, तो फिर उसको लाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। जो आपके तरीके जो थे उसको तो आपने हासिल किया, मगर और नए तरीकों को अडॉप्ट करना है तो आपको नए जनरेशन उनके थॉट को भी समझना होगा, उनको एक स्पेस देना होगा, ये बहुत ही जरूरी। एंड नंबर 2 जो मैंने पहले कहा फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आपको ढंग से अपने इनकम को ट्रांसपेरेंट, सबको सब कुछ पता होता है, करेक्ट, सबको सब कुछ पता होता है, तो आपको उस हिसाब से लोग अपनी टीम के साथ चीज़ों को शेयर भी करवाना, कि सिर्फ आप ही आगे बढ़ो बाकी टीम आपके पीछे रह जाए तो नहीं चलता। इनफैक्ट आपका जो पहला आंसर था जो आपने बताया कि आपके डाउट बोली कि मैं बैंगलोर से काम पे हूँ और मैं अपने टर्म्स पे काम कर रही, एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे बच्चे हमारे साथ 20-25 साल हमारे साथ रहते हैं, फिर उनको फ्रीडम मिलती है, तब पढ़ाई करने जाते हैं, उनको लगता है कि अब वापस अगर मुझे इनके साथ काम करना है और वापस से ये मेरे बॉस बन के काम करें तो फिर मुझे नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है गैप वहाँ पे आता है। हाँ, एक ये हो गया, बॉस 25 साल तक मैं इनको सुना, फिर से सुनना है क्या, आपको उनको फ्रीडम देना होगा, यू शुड ट्रीट देम लाइक एनी अदर, इट दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, यू नो। इनफैक्ट मैंने यही प्रश्न किया था उससे, मैंने बोला मेरे पास एक ही चिंता है कि तुम्हारा बॉस नहीं बन जाओगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे तुम्हारे रिलेशंस इस कारण अलग हो जाए, बुरे हो जाए। प्रवेश को मैं नहीं कहता कि तुम्हारे बॉस मैं ही, ये एक डिफिकल्ट भी कि फैमिली में, अपने फैमिली में आप बॉस भी हो अपने बच्चों के, विच इज़ नॉट गुड क्लियर्स, राइट। तो बॉस ना हो कि अगर हम पार्टनर्स के रूप में थॉट प्रोसेस लाएं जिसमें मुझे हमारे या हमारे जैसे लोगों को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑफकोर्स बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो कि वी आर पार्टनर्स, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स आज इस कुर्सी पे मैं बैठ रहा हूँ, कल को कोई और बैठा है, यस, तो कल शायद आप भी बैठ सकते। वेरी ट्रू, वेरी, जिसमें टैलेंट होगा टी है वो भी बहुत जरूरी है कि नेपो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि आप ही हो गए, आप ही अभी इक्वल कंटेंट है, आप भी क्या टेंडर हो सकते कि जो कैपेबल है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा है। ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये पॉइंट आ रहा था, और आपने जब ये पॉइंट बताया तो एटलीस्ट इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि ये गैप पे काफ़ी लोगों को काम करनी चाहिए, जरूरत कि आपको उन पर पार्टनर ट्रीट करना चाहिए, ना कि आपका बेटा या आपकी बेटी, ट्रू वेरी, या आप उसके बॉस हो। वो अगर आपने फीलिंग दी तो कितना भी आप ऑप्शनली दिखाओगे उसको लेगा बॉस, फिर मुझे के साथ हाँ, लाइफ टाइम नहीं निकालना। बहुत डिफिकल्ट है ना, पेरेंट्स के साथ काम ऑप्शन ना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट है। उनको तो पहली बार 20-25 साल में फ्रीडम मिलता है। वेरी करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। देखिए 2-3 चीज़ों पे जो हम लोगों ने काम किया शुरू से, और आज भी वही बेसिक देखेंगे ना, बेसिक लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ जो आज से 20 साल पहले करता था वही आज भी कर रहा हूँ, कि ये 3-4 पॉइंट्स है जिसके फोकस है हमारा, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच कैसे रखें कि उनको बेनिफिट। जब लोगों ने शुरू किया तो उसको याद होगा कि इंश्योरेंस का जमाना था, 30-30, 40-40, 50-50% कमीशन मिला करती थी, राइट। मगर हम लोगों ने उस बात का काम नहीं किया कि मुझे इंश्योरेंस नहीं बेचना, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बेनिफिट के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। हमने जो टर्मिनल स्टार्ट की तो उस टर्मिनल को बंद किया, क्योंकि हमने देखा कि टर्मिनल ब्रोकेज हमें तो मिलता पर क्लाइंट को लॉस होता। तो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच जो को, वो अप्रोच सिर्फ कहने के लिए ना हो, एक्चुअल में कि क्लाइंट का बेनिफिट होता, ट्रस्ट बनता। जब ट्रस्ट बनता है तो वही क्लाइंट आपको 10 नए लोगों को लाके देते हैं। आज के डेट में अगर ट्रस्ट के हिसाब से देखें तो मेरी इच्छा है कि मेरे पास अपने 500 करोड़ हो जाए, 1000 करोड़ ईएम हो, उससे जरूरी है कि क्या मेरे पास 1000 लोग ऐसे होंगे जितना कम से कम 1 करोड़ का ईएम हो,
मेरी इच्छा वो है कि 1 करोड़ वाले कम से कम 1000 लोग को तो कहने के लिए तो 1000 लोग हैं ऐसे जिनके करोड़ ऐसे है आपने चेंज किया। करोड़पति बने दो, और टचवुड उस रास्ते पे हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। आज फ्यू हंड्रेड्स हुए हैं, और हम लोग अगले 5-10 वर्षों में देखेंगे कि 1000 से अधिक लोग होंगे, जो 1 करोड़ से ज्यादा के लोग होंगे हमारे साथ। तो वो एक तो ट्रस्ट वो बिल्ड करने की जरूरत है। दूसरा, प्रोसेस बहुत जरूरी है कि प्रोसेस हम क्या फॉलो करते आ रहे हैं। शुरू से प्रोसेस में बहुत सिंप्लीफाई करके रखा हुआ कि ये नहीं कि कौन प्रोडक्ट क्या रिटर्न देता है, अरे प्रोडक्ट तो लास्ट में आता है। पहले तो हम ये समझे कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। जब तक वो समझ में नहीं आया तब तक प्रोडक्ट कैसे बताएं। पहले तो कैटेगरी क्लियर हो, आप प्रोडक्ट को समझने के लिए तैयार तो हो जाए। टाइम होराइजन आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ जब डिफाइन होती है। कहने के लिए हम लोग आज एमएफडी हैं, पहले आईएफए कहलाते थे, अब एमएफडी कहलाते हैं, मगर माइंडसेट तो वही है। उसी माइंडसेट से काम आज भी करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है कि ये दोनों चीज तो हो गया, ऑन बोर्ड भी हो गए, क्लाइंट पैसे भी दे दिए, मगर तीसरा बीच में हिकअप्स तो आएंगे, उतार चढ़ाव तो आएगा। तो क्या हम उनको कंफर्ट दे पा रहे हैं, वो हैंड होल्डिंग कर पा रहे हैं? अगर ये 3 चीज जो हम आज से 20 साल पहले करते थे आज भी कर रहे हो, आगे भी लगता है यही 3 चीज करनी होगी। ऑफकोर्स आज के तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आ गए, टेक्नोलॉजी आ गया, प्लान आ गया, जिन चीजों को हम लोग वेलकम भी करते हैं और हम लोगों ने अडॉप्ट भी लगातार करते जा रहे हैं कि ताकि वो सुविधाएं हो जाए, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पे कम हो जाए। तो आपने जो ये पॉइंट बोला ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हमारे बिजनेस में 3 पिलर है, यही 3 पिलर है। मैं उसको ऐसा बोलता हूँ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी करेक्ट और ऑफ लेट टेक्नोलॉजी। वेरी। टेक्नोलॉजी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। टेक्नोलॉजी को आप कितना भी गाली दे दो, मगर वो आपके लाइफ का पार्ट है। हर रोज जब हम आप टेक्नोलॉजी के सहारे जीवन जी रहे, क्यों हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे क्लाइंट को टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? तो चाहिए ना। एक स्टेटमेंट मगर 1 मिनट एएमसी देर कर दे, रजिस्ट्रार देर कर दे, तो हम चिल्लाने लगते हैं, राइट? तो ये क्यों मान करना चला कि उनको भी वही ऐप चाहिए, वही सुविधाएं चाहिए कि जब देखना चाहें तब देख ले अपने बोर्ड पर। पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लोगों का है, जी। एमएफडी कम्युनिटी का। जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं उनको ऐप दूंगा ना तो शायद वो देखेंगे और निकल जाएंगे, और इसलिए मुझे नहीं देना। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप ऐप देंगे तो आपके पास बने रहेंगे, हाँ, और अगर नहीं देंगे तो गारंटी है तो आपके निकल जाएंगे। वेरी करेक्ट। बिकॉज उनकी नीड है। हाँ, आपको लग रहा है कि आप उनको नहीं दिखा रहे हैं तो शायद वो बने रहेंगे, बट रियलिटी है कि वो बाकी चीजें ऐप भी कर रहे हैं। नहीं, उनको चाहिए, आज के तो उसकी नीड है। ऑफ कोर्स आपको कितना देखना, इस पे एक्ट कितना करना है, ये आपको उनको रेलगार्ड तो आपको बनाना होगा, इमोशनली आप उनको सपोर्ट करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, जो हमारा काम है। मेरी बट आप उसको उसके आप ना उनको रोक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज के डेट में कह दे कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो आप तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर मत दीजिए, लैपटॉप मत दीजिए, तो सीखेंगे कैसे? चाहिए आपको देना तो पड़े। बस एक ये देखना है कि क्या वो कर रहे हैं, उस पे एक्ट क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे क्लाइंट को आपको सारी सुविधाएं देनी होगी, और मगर आपको उस पर नजर रखना होगा कि भाई वो उसको पे एक्ट ना करे। हर इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने की जरूरत नहीं होती। 99% इंफॉर्मेशन होती है जो आता है और चला जाता है। 1-8% इंफॉर्मेशन ही है जिसपे हमें कुछ एक्ट करने की जरूरत है। ये ट्रेन करने की जरूरत है अपने लोगों को। तो लास्ट क्वेश्चन पर जी इस मॉर्निंग का, आपने बोला कि आप 1000 लोगों को, अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बनाना चाहते जी, आपके अभी करीब 500 करोड़ पैसे आप में है जी है, आपके पास 3000 इन्वेस्टर्स हैं। आपका नेक्स्ट, नाउ दैट योर नेक्स्ट जनरेशन, योर डॉटर आ गई, आपके भतीजे आ गए, यहाँ से एक आपने गोल रखा होगा अगले 10 साल 15 साल, इफ यू वांट टू शेयर यू नो। ये बहुत सिंपल है। अगर हम कुछ ना भी करें, सिर्फ पकड़ के बैठे रहे चीज़ों को, इसी रफ्तार में चीज़ें चलती रही, तो एक अंदर देखिएगा इकोनॉमिक नॉमिनल ग्रोथ अभी छोड़ते भी 8-8.5% का जो इन्फ्लेशन के कारण नॉमिनल ग्रोथ कंट्री का चल रहा है। अदरवाइज 10-11% का ग्रोथ तो कंट्री का हम मान सकते हैं नॉमिनल ग्रोथ है रुपी टर्म्स। 10-11% का ग्रोथ है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी 11-12% से तो ग्रो करेगा ही, एवरेज और एट एन एवरेज, राइट। और अगर हम 10% भी उसमें ऐड कर सकें नेट थ्रू SIP थ्रू अदर मीन्स, तो अगर 20-22% का भी ग्रोथ हो तो एवरेज 3-3.5 साल में तो डबल होना चाहिए। ये लॉजिकल है। इससे कुछ बेहतर किया तो हम समझेंगे कुछ हमने हमारी टीम ने कुछ एक्स्ट्रा किया। नहीं तो अगर सिर्फ बने हैं आप, लगे हुए हैं, और क्लाइंट आपको छोड़ता तब तक नहीं जब तक आप कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं कर ना करो, राइट। तो आपको खाली सही चीज जो करते आ रहे हो वही करते रहना, तो भी ग्रोथ हो जाएगा। आप तो कह रहे थे ना आज की मार्केट यहाँ से 10 टाइम्स होगा, राइट। 10 टाइम्स द EUM के हिसाब से देखेंगे हम लोग, बात कर रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
15 साल में 15 साल से 20-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। म्यूचुअल फंड भी 20-25 ट्रिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि अगर 100% भी मान के चलिए जो यूएस वगैरह में है ऑलरेडी, अगर वहाँ नहीं अगर 10 ट्रिलियन डॉलर भी होगा तो बहुत बड़ा है। 50% भी हुआ था और तो भी बहुत 10 टाइम्स ऑप्शन 10 टाइम ऑप्शंस, तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होने वाली है। शर्त एक ही है कि हम यहाँ बने रहें कि बात हम उसके लिए रेडी हैं। हम रेडी किए, उसके बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सारे डेटा सब कुछ जो पहले होता था कि 5 क्लाइंट होते थे और आप सबको याद रहता था, नहीं, अब आपको उसका सहारा लेना होगा। आपको टीम चाहिए जिसको ट्रेन करना हो, उसको समझना होगा कि भाई क्या चीज़ किसके लिए कौन सा काम है। आई थिंक आपने बहुत सारे पॉइंट्स आपने शेयर की, आपने स्पेशली जो आपने लास्ट पॉइंट बोला, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। एक नेक्स्ट जेन पे रोल हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनसे कुछ पॉइंट सीख के और अपने नेक्स्ट जेन को लाने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी इन दिस पॉडकास्ट। और एक आपने जो लास्ट में बोला कि अपॉर्चुनिटी यहाँ से लार्ज है, बट क्या हम तैयार हैं अपने आप को सॉरी चल को कैश करने के लिए? आई थिंक ये 2 बिग पॉइंट है जो हमने पिछले 5 मिनट में सर्विस में, बट हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इस जर्नी में हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू द लार्ज अपॉर्चुनिटी एंड हाउ वी try to remain relevant for the years to come. So with this, thank you sir, thanks for joining this podcast and it was pleasure to have you. थैंक यू मनीष जी, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.